नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दिवाली के राम राम बोल के। आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके सबके जीवन में प्रकाश, रोशनी, हर्ष, उमंग, खुशियां, धन, समृद्धि, वैभव इन सबका और साथ साथ माता महालक्ष्मी का आगमन हो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल रात का जो एपिसोड था करण जौहर की सस्ती सी छमियापंती वाली होस्टिंग, करण जौहर की हिपोक्रेसी, उसका दोगलापन भर भर के हमें दिखाई दे रहा था। ये वो करण जौहर है जिसने एआईबी पॉडकास्ट में कैसे कैसे भद्दे भद्दे वल्गर से भी वल्गर और मिसोजिनिस्ट कमेंट किए थे। वो करण जौहर यहाँ पर कह रहा था कि गौतम तुम एक शुवेनिस्ट या फिर मिसोजिनिस्ट टाइप की हरकतें कर रहे हो। करण जौहर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हिपोक्रेसी और आयरनी दोनों ने ही सुसाइड कर ली। करण जौहर की ऐसी हिपोक्रेसी और आयरनी देख करके आयरनी और हिपोक्रेसी दोनों ने बोला कि चलो सोलफुल सीजन है, 16वां सीजन है, 16वें माले पे गए और उन्होंने वहां से छलांग लगा दी। छलांग से याद आया, भाई मेरे वीडियो पे लाइक बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, सो दैट मेरे वीडियो भी छलांग मारे, मेरा चैनल भी छलांग मारे और मैं भी उस मुकाम पर पहुंच जाऊं जहां मेरे पीछे कुछ स्पेशल बटन्स वगैरह लगे हों यूट्यूब के। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, भर भर के लाइक करना है। कम से कम 5000 10,000 के तादाद पर तो लाइक दो यार। दिवाली बम्पर ऑफर योजना के तहत लाइक्स पर लाइक बढ़ाते जाइए। लाइक से मुझे याद आया कि मेरा एक ट्वीट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे लाइक भी किया है। इनफैक्ट एक फैजल करके सेलिब्रिटी जो कि महाराणा प्रताप का किरदार निभाया था, उसने भी मेरे ट्वीट को न सिर्फ लाइक किया बल्कि आरटी भी किया है, शेयर भी किया है। काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने भी मेरे उस ट्वीट को हाईलाइट कर दिया है, जहाँ पर मैंने करण जौहर की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करा, करण जौहर के नल्ले से लॉजिक्स को मैंने एक्सपोज करा कि चोरी तो करण जौहर की डिक्शनरी में अलाउड है लेकिन डकैती अलाउड नहीं है। वहाँ पर अगर सिर्फ सामने वाला बोल रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, वो अलाउड नहीं है। लेकिन अर्चना जो कि इंटेंशनली गौरी को हर्ट भी कर सकती है, धक्का भी दे सकती है, हाथ भी झटक सकती है, हाथ मरोड़ भी सकती है, ये सारी चीजें अलाउड हैं करण जौहर की डिक्शनरी में। तो ये जो ट्वीट मैंने करा ये काफी तेजी से वायरल भी हुआ और फैजल खान जो कि गौरी को शायद सपोर्ट भी कर रहा है, उसने उस ट्वीट को आरटी भी करा है। और साथ ही साथ कई सारे टीवी के एक्टर एक्ट्रेसेस जिनकी हिपोक्रेसी भी कहीं ना कहीं खुल गई है, वो लोग कह रहे हैं कि गौरी की जो लैंग्वेज थी ना वो बहुत ज्यादा घटिया थी। और हमने कल एपिसोड में रात में देख भी लिया, करण जौहर ने ओपनली बोल दिया कि प्रियंका और अर्चना राइट ट्रैक पर इनकी गाड़ी जा रही है। ये कुछ और नहीं था, ये सेटअप था, एक परफेक्ट वाला सेटअप था। ठीक वैसा ही जैसे बिग बॉस 12 में सुरभि राणा को चने के झाड़ पर चढ़ाने वाला सेटअप था, या फिर तंबोली को हमने देखा ही था बिग बॉस 14 में कैसे तंबोली के नखरों को भी बिग बॉस एकदम हवा दिया करता था, उसके लिए मसाजर रख दिया था, तमाम उसको सुविधाएं मिली जा रही थी, जबकि वो कुछ नहीं करती थी। वो अपने अंडरगारमेंट में मास्क छुपाए घूमती रहती थी और ऐसी चीज़ों को उस समय के सो कॉल्ड सीनियर्स कहिए, मेकर्स कहिए, हो सलमान कहिए, इन चीज़ों को एंटरटेनमेंट बोल करके उसे चने के झाड़ पर चढ़ाया करते थे। ऐसे ही यहाँ चने के झाड़ पर प्रियंका को चढ़ा दिया गया है। करण जौहर को गौतम की बातें तो मिसोजिनिस्ट या शुवनिज्म लग जाती हैं, लेकिन जिस तरह से अर्चना जिनके नाम के पीछे भी गौतम है, वो गौरी को बोल सकती तू 2 टके की रोड किनारे बैठती है, इस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग करने वाली अर्चना प्रियंका को और करण जौहर दोनों को ही अच्छी लगती है। तो करण जौहर की हिपोक्रेसी भर भर के हमें दिखाई दी। अब जरा कल रात के एपिसोड में हम आ जाते हैं। वहां वंस अगेन करण जौहर ने अपना दोगलापन और वन साइडेड अप्रोच जो होता है ना एपिसोड का, वो हमें एक बार फिर से करण जौहर ने दिखा दिया। अच्छा, करण जौहर जब वन साइडेड बातें करता है तो लोगों को वो वन साइडेड बातें पसंद आती हैं, लेकिन वो बातें जो करण जौहर ने नहीं की, वो बातें अगर मैं हाईलाइट कर देता हूं तो फिर क्या बोलते लोग आकर, अबे तेरा रिव्यू एक तरफा है, अबे तेरा रिव्यू जो है ना वो एक साइड की स्टोरी बता रहा है। अरे चमन चिंदी लोगों, वीडियो शुरू करता हूं उसके पहले डिस्क्लेमर रहता है मेरा, पढ़ लिया करो। हालांकि एक डिस्क्लेमर मैंने बोलकर भी बना रखा, लेकिन वो कुछ 40-45 सेकंड का काफी लंबा रहता है, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहता है जहां पर ओपनली मैं बोलता हूं कि मेरा जो रिव्यू होगा, रिएक्शन होगा, वो शो में जो घट रहा है ना उसी के बेसिस पर होगा। तो जैसा होगा शो में एक्शन, वैसा होगा मेरा रिएक्शन। अगर शो में चीजें फेयर होंगी तो फिर मैं भी उसी तरीके से रिव्यू करूंगा, और अगर शो में वन साइडेड बातें हो रही हैं तो दूसरी साइड की बात मैं हाईलाइट करूंगा। सिंपल सी बात है, जैसा होगा शो में वैसा होगा रिव्यू में। अगर आपको मेरा रिव्यू एक तरफा लग रहा है और करण जौहर की एक तरफा होस्टिंग आपको फेयर लग रही है तो पोगो देखो जाकर, बिग बॉस देखना तुम्हारे बस की बात है नहीं, और मेरे रिव्यू देखना तो तुम्हारी औकात में नहीं है। सीधी सी बात है। ये बात मैं उन लोगों को और बोल दूं जो छुप छुप करके मुझे देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसे लगान पिक्चर में आमिर खान जो मैच देखता है ना अंग्रेजों का छुप छुप करके, तो वो लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं छुप छुप कर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। आप खुद देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, मेरे वीडियो में जो भी वॉच टाइम वगैरह जो आता है वो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे 50% के ऊपर आ जाता है, लेकिन 40 से 45% ऐसे भी लोग हैं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बगैर सब्सक्राइब किए वो मुझे छुप छुप कर देखते हैं। भाई साहब, ऐसे छुप के देखने की क्या जरूरत है? आना है तो खुलकर चौड़े में आ जाओ ना भाई, सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद देख लो। मेरे चैनल पर कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं है, मैं आपसे कोई सुपर चैट वगैरह कुछ नहीं मांगता हूँ, ना ही
ही मंथली सब्सक्रिप्शन मैंने योजना चालू कर रखी है। मेरे चैनल पर सब कुछ फ्री है भाई साहब। आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए किसी तरह का पैसा नहीं खर्च करना है। आप फ्री फंड में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपका मन करे तो। हाँ, दूसरे चैनल्स पर आप सब्सक्राइब भी करेंगे, आप वहाँ मेंबरशिप के पैसे भी देंगे, सुपर चैट भी देंगे, लेकिन वहाँ पर जो एक तरफा बातें होती हैं आपको वो चीज़ें एक तरफा नहीं लगती हैं। मेरे वीडियो आपको एक तरफा लगते हैं। आई होप एंड विश कि करण जौहर की होस्टिंग के बारे में भी आप ऐसा ही बोल सकते हैं, जहां पर उसने सौंदर्या के जो ब्लेंडर थे उन्हें तो पूरी तरह से छुपा के रख दिया, और ये जो लड़का है गौतम, उसको कहीं ना कहीं कैरेक्टरलेस या फिर कहानी का विलन साबित कर दिया। एंड यहाँ पर फ्लो में करण जौहर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो अब से आई थिंक एक वीक पहले मैं आपके सामने ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। कौन सी बात? ये जो निब्बा निब्बी की लव स्टोरी चल रही थी, वहां पर कुछ होता है कि राहुल टीना अंजलि वाला एलिमेंट याद है आपको? मैंने ये कुछ होता है वाला एंगल एक वीक पहले ही डाल दिया, और कल रात को करण जौहर वही बातें कर रहा था सुम्बुल के बारे में, शालीन के बारे में, टीना के बारे में, कि याद रखो सुम्बुल सेकेंड हाफ में राहुल अंजलि को मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि मैं आपको कितना आगे रखता हूं मेकर्स से। हालांकि मेकर्स बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, लेकिन मैंने कितने बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट को पकड़ लिया है, और जो बातें या जो पॉइंट अक्सर मैंने हाईलाइट किए हैं, कुछ बातें करण जौहर ने वो हाईलाइट कर दी, और मोटी बातें करण जौहर ने पर्पसली छुपा ली, बिकॉज इट वाज अ सेटअप। क्योंकि 100 दिन का शो है, तो 100 दिन में अगर पहले से अर्चना, प्रियंका, इन सबको एक्सपोज कर दिया जाएगा और चने की झाड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, तो फिर आगे कंटेंट कैसे आएगा? तो इसलिए पर्पसली यहां पर एक सेटअप क्रिएट किया गया, सो दैट प्रियंका और अर्चना को लगे कि वो तो हमेशा सही ही रहेंगे, तो वो इस चक्कर में और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इस चक्कर में इंटेंशनली कहिए या अनइंटेंशनली कहिए, करण जौहर ने शिव को, स्टैन को, साजिद को, गौरी को, अब्दू को और निम्रत को कहीं ना कहीं एक सेम पेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये अनइंटेंशनली हो सकता है या वेल प्लान भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर इन लोगों ने अर्चना और प्रियंका की बगावत को जस्टिफाई करा, अर्चना की भद्दी लैंग्वेज को जस्टिफाई करा, लेकिन गौरी को हर पॉसिबल तरीके से बैश किया, शिव को, मान्या को, निम्रत को सही होकर भी इन्होंने गलत साबित कर दिया। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों किया गया है। जबकि शिव कहिए, निम्रत कहिए, ये कर वही रहे थे जो कि बिग बॉस इनसे करा रहा था। बिग बॉस नहीं बोला था बगावत करो, इन्होंने बगावत कर दी। अब जैसे साजिद खान ने बोला था कि भाई अगर ये बगावत गलत है तो सही बगावत क्या है? क्या बगावत का मीनिंग ये होगा कि अर्चना से पूछे, देवी क्या हम सो जाएं, देवी क्या हम चोरी कर लें, देवी क्या डकैती डाल लें? मतलब आप देख लीजिए। और शालीन दोगला, उसने खुद ने आइडिया दिया था डकैती का, फिर बाद में वो पलट गया। तो उसकी चर्बी उतारने वाली बात जो शिव ने करी है वो बहुत अच्छी करी है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तीसरा ही वीक है, या तीसरे ही वीक में शिव को पता चल गया कि शालीन जैसे लोग या फिर उस ग्रुप के लोग, उनमें से कितने लोग लॉयल होंगे, कितने लोग लॉयल नहीं होंगे। और ये शालीन जिसने फर्स्ट वीकेंड के बारे में कहा था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, उसे स्क्रिप्ट चाहिए, यहाँ पर वो खुद बोल गया हाँ भाई मैं तो एक्टर हूँ। तो शालीन ने ओपनली कबूल कर लिया कि वो एक्टिंग कर रहा है। और एक दिन पहले के एपिसोड में इसने, प्रियंका ने तो कबूल कर ही लिया था कि वो फ्लिपर है, जब वो अपनी चम्मच से उसको खाना खिला रही थी अंकित को। वो अंकित जो अपने हाथों खाना नहीं खा सकता, वो अंकित जिसका कोई फर्म स्टैंड नहीं है, वो कल जो दिमाग की बत्ती जलाओ वाला टास्क चल रहा था, वो कह रहा था कि शिव जो है वो 2-3 लोगों के लिए सोच के चलता है, ये है वो है। इन शॉर्ट वो अंकित जो प्रियंका की बगैर परमिशन के सुसु करने तक नहीं जा सकता, वो अंकित जो अपने हाथ से खाना नहीं जानता, प्रियंका ही उसको खाना खिलाती है उसके मुंह में। इतना लाचार, इतना डिपेंडेंट कंटेस्टेंट जो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, अपने हाथ से चम्मच तक नहीं उठा सकता, ऐसा नुबड़ा अंकित जो है वो इसको शिव ठाकरे को सिखाएगा कि गेम कैसे खेला जाता है। वैसे शिव ठाकरे और स्टैन ने एक बात और कही थी वहां पर कि सर ये आए भी दो, खाते भी दो, रहते भी दो, साथ साथ रहते भी दो, लेकिन ये प्रिटेंड करते हैं कि इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं। वहीं इसने MC स्टैन भी बोलता है ना, जो कपल है वो सफल है। ये कहीं ना कहीं स्टैन एंड शिव की जो थॉट प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं मेकर्स को एक्सपोज कर रही है। मेकर्स को एक्सपोज करने से याद आया मान्या सिंह को जिस तरह से कल मेकर्स ने बलि का बकरा बनाया, इससे एक चीज़ तो साबित हो गई है कि मान्या सिंह का एलिमिनेशन पक्का है। हालांकि करण जौहर बोला है कि एलिमिनेशन वगैरह आज होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली है तो शायद ना हो, लेकिन अगर होगा तो मान्या का होगा, बिकॉज मान्या ने ऑलरेडी मेकर्स के स्क्रिप्ट को एक्सपोज कर दिया था लाइव फीड में क्लिप के थ्रू कि सुम्बुल को चढ़ा रहे हैं ये लोग। और ये सुम्बुल तो कैसी बचकानी है, वो जो मन की सफाई वाला टास्क चल रहा था वहां पर उसने मैं तो शालीन को गीला करूंगी, मेरे को पसंद आता इनको परेशान करने, और वो करण जौहर बोला प्लीज सुम्बुल बड़ी बन जाओ। ये खुद छोटी बच्चे वाली हरकतें करती, फिर इनके पापा आ जाते, नहीं वो छोटे बच्चे नहीं है, वो छोटे बच्चे नहीं है। अरे आपकी लड़की छोटी बच्ची ही है, वो ऐसी चिमकांडापंती करती है। हालांकि फिर बाद में उसने किसको बुलाया था यार, किसको तो बुलाया था, आई थिंक मान्या को बुलाया था शायद। तो मान्या के पीछे सुम्बुल भी पड़ गई और सौंदर्या भी पड़ गई। अभी जो सौंदर्या जो है अल्फा फीमेल डेंटिस्ट क्लासी डिग्निफाइड शर्मा, ये कैसी दोगली है, खुद वॉशरूम में घुसती है। करण जौहर ने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि वॉशरूम में घुस गई थी, बाकी लोगों की दिमाग की बत्ती जल गई, अरे बाप रे ये क्या हो गया। और ये अर्चना जो उस मौका वारदात की सबसे बड़ी सबूत थी,
उसकी क्लिप नहीं दिखाई यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। मान्या की क्लिप दिखा दी, लेकिन ये जब अर्चना गई थी चुगली करने, बिग बॉस क्लोज कर लिया करो, क्या चल रहा है, क्या चल क्या लिया है, और कैसे कैसे अर्चना ने बात करी थी, इमली खाने का मन कर रहा है, नन्ना मुन्ना आने वाला है, ये सारी बातें अर्चना ने करी थी। लेकिन पर्पसली मेकर्स ने अर्चना की कोई क्लिप नहीं दिखाई, बिकॉज उन्हें अभी अर्चना को और ज्यादा इस्तेमाल करना है। मान्या ने पोल पट्टी पहले सुंबुल की भी खोल दी, और इसकी सौंदर्या का जो कैरेक्टर है ना वो हम सबके सामने आ चुका है। सौंदर्या कितनी दोगली है, उसके दोगलापन को एक्सपोज करने के बजाय करण जौहर ने तो यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई तुमने उसको फ्री स्पिरिट बोल दिया, ऐसा बोल दिया, यू बीइंग देसी, तुम्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं है, ये सारी चीजें करके गौतम को विलन बना दिया कहानी में। लेकिन जो असली विलन थी यानी सौंदर्या, उसे क्लीन चिट दे दी भाई साहब ने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिस बेशर्मी के साथ करण जौहर ने यहाँ सौंदर्या को विक्टिमाइज दिखाने की कोशिश की है, उससे एक बात तो अच्छी तरह से साबित हो गई है कि सौंदर्या की फैमिली वाकई में कोई पहुंच वाली फैमिली होगी। अदरवाइज कोई पागल ही होगा जो सौंदर्या के ब्लंडर्स को एकदम इग्नोर कर दे। ये सौंदर्या ही थी जिन्होंने पहले तो पप्पी दी इसको शालीन को, फिर शालीन ने बाद में इनको पप्पी दी। उसके बाद ये गौरी से बोल रही थी मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन बाद में यही सौंदर्या इसको निम्रत के सामने बात कर रही थी। जब ये अर्चना और शालीन का पोपट वाला टास्क चल रहा था, शालीन कुछ कह रहा था अर्चना से कि आपको पावर मिले तो मेरे को बचा लेना। ये लोग बैठे थे नीचे और सौंदर्या और निम्रत बैठी थी ऊपर। सौंदर्या ने वहां पर कहा था निम्रत को कि निम्रत समटाइम आई गेट रियली मैड द वे शालीन बिहेव विथ मी। और उसके बाद निम्रत पूछती है कि क्या तुमने ये फीलिंग्स या ये बातें एक्सप्रेस करी शालीन को, तो बोलती है हमें टाइम नहीं मिला। नो वी डिडंट गेट टाइम। बहुत बिजी है ना भाई। 4 बजे उठती है बेचारी, नहा धोकर फ्रेश होकर के 4:30 पौने 5 बजे वो बेचारी पुणे स्टेशन आती है, फिर पुणे से लोअर परेल आती है मुंबई ट्रैवल करके, फिर बेचारी दिन भर काम करती है, फिर 6:30-7 बजे लोकल पकड़ के फिर भगती है, फिर वहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के फिर पुणे जाती है, फिर रात में कच्चा पक्का जो मिलता है वो खाकर सो जाती है। बहुत बिजी है सौंदर्या भाई, इतनी बिजी है भाई साहब, इतनी बिजी है कि हम बता नहीं सकते। इतना वो ट्रैवल करती है भाई, बिग बॉस के घर में रहते रहते इतने बिजी हैं ये लोग, बाप रे बाप। कुछ भी इतने बिजी और इतने व्यस्त हैं ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट कि हम आम इंसानों को तो इनसे सीख लेनी चाहिए। वो इंसान जो सूरत से मुंबई ट्रैवल करते हैं या फिर पुणे से मुंबई ट्रैवल करते हैं, वो भी क्या ही बिजी होंगे इन कंटेस्टेंट के आगे। ये कंटेस्टेंट कितने बिजी रहते हैं भाई साहब। 8-10 बार कुकड़ू को बजेगा तब जाकर के उठेंगे, फिर हाथ मुंह धोएंगे, फिर चमकीले कपड़े पहन लेंगे, छोटे मोटे कपड़े पहन लेंगे, क्लीवेज दिखाएंगे, लिपस्टिक पोत लेंगे, और उसके बाद बैठ जाएंगे कुर्सी पर पैर पे पैर रख करके ऐसे करके। उसके बाद बोल देंगे हम बहुत बिजी हैं, हमें ट्रेन पकड़नी है। तो ऐसे दोगले जो कंटेस्टेंट हैं जो खुद पहले तो पप्पियां देते हैं, पप्पियां लेते हैं, फिर बाद में जाकर बोलते हैं ओ माय गॉड यू नो इट वाज सो ऑकवर्ड, आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल। ये वही सौंदर्या है जब शालीन ने वो कैल्विन क्लीन वाला जोक मारा था तब तो हंस रही थी बाद में क्या बोलती गौतम से, ओ माय गॉड मुझे रियलाइज नहीं था कि मैंने वो पहना हुआ है, इट वाज सो ऑकवर्ड ना। एंड सौंदर्या ने ऐसी बातें सिर्फ गौतम से ही नहीं मान्या के सामने भी करी थी, लेकिन करण जौहर ने यहां पर मान्या की एक नहीं सुनी। पूरी कहानी में गौतम और मान्या को विलन बना दिया, जबकि मेन विलन जो है ना वो है सौंदर्या, जो खुद एमसी स्टैन के पास जाकर बैठती है, शिव के पास जाकर बैठती है, शालीन से पप्पियां झप्पियां आदान प्रदान करती है और गौतम के साथ वॉशरूम में घुस जाती है। ये इसके संस्कार हैं, ये इसके क्लास हैं। लेकिन ऐसी लुक्की थर्ड क्लास मेंटेलिटी, छपरी मेंटेलिटी वाली लड़की को एक्सपोज करने के बजाय यहाँ तो करण जौहर वो उससे बोलता गौतम से यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ मिसोजिनिस्ट और शोवेनिस्ट, ये वो। वैसे करण जौहर से कुछ फेयर और अच्छा या डिसेंट चीज़ें हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो अपने कॉफ़ी विद करण के लिए जाना जाता है। वहाँ पर लोगों की सेक्स लाइफ या फिर बेडरूम सीक्रेट्स, वो ऐसी ही नोटी पंती वाली बातें करता है। इसीलिए ये तो एक्सपेक्टेड था कि करण जौहर तो यहाँ पर वॉशरूम के नोटी बातें ज़रूर वो बाहर लाएगा। लेकिन जिस तरह से करण जौहर के खुद के सामने ये सौंदर्य, सो कॉल्ड संस्कारी सौंदर्य, जिसके माँ बाप भी ये शो देख रहे होंगे, जब ये करण जौहर बात कर रहा था वो बीच में टोकती रहती है। इनफैक्ट ये जो मन की सफाई चल रहा था वहाँ पर मान्या के बारे में तो वो क्या क्या बोल रही थी, ब्लडी आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ ग्रेजुएट, तुम साले 10वीं पास या फिर तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो। क्या करण जौहर को ये बोल पाएगी ये सौंदर्या, जो कि खुद 10वीं फेल 10वीं पास ये लोग हैं, इन लोगों ने हार्डली ग्रेजुएशन किया है। सलमान खान या आलिया भट्ट जो कि 10वीं फेल 10वीं पास है, उन लोगों के मुंह पर ये बोल पाएगी क्या सौंदर्या कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तुम साले 10वीं फेल हो? अगर इस सौंदर्या के बम में दम है तो जरा सलमान या फिर करण जौहर या फिर आलिया भट्ट के मुंह पर बोल के दिखाए, या फिर रणबीर कपूर के मुंह पर बोल के दिखाए, ब्लडी तुम 10वीं फेल हो, मैं डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ। यहाँ पर डॉक्टर और डेंटिस्ट के नाम पर एक्चुअली में ये सौंदर्या खुद को एक कलंक साबित कर रही है। लेकिन ये मेकर्स और इनके होस्ट जो कि उमर रियाज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, यहाँ पर एक्चुअली में सो कॉल्ड डेंटिस्ट जो कि एक्चुअली में खुद को कलंकित साबित कर रही है, उसको बेस्ट करने के बजाय, उसको वो आईना दिखाने के बजाय यहाँ पर तो उल्टा उसी को जस्टिफाई किया जा रहा। भाई गजब दोगलापन है यार।
तो ये जो करण जौहर है ना, यहाँ पर ये लड़की को डिफेंड कर रहा था। इसी करण जौहर ने एआईबी पॉडकास्ट में कैसे कैसे भद्दे जोक मारे थे, तो आप समझ जाइए कि मैं क्यों इन लोगों को पसंद नहीं करता हूं। और ये करण जौहर जिस तरह से मेकर्स की स्क्रिप्ट को यहाँ इंप्लीमेंट करके गया, अर्चना और प्रियंका और अंकित को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, बाकी सबको नेगेटिव दिखा दिया, इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ मुझे याद आई, वो है निम्रत की हिपोक्रेसी। ये निम्रत ही थी जिसके सामने सौंदर्या ने शालीन के बिहेवियर के बारे में कुछ क्वेश्चन मार्क उठाए थे, लेकिन यहाँ पर निम्रत के मुंह में दही जम गया। निम्रत कितनी जल्दी बातें भूल जाती है। ये वो निम्रत है जिनके प्रोमो कटे थे कि मैं देश की सबसे चहेती बहू होने के साथ साथ एक लॉयर भी हूं। तो मुझे लग रहा है कि निम्रत अगर किसी का भी केस लड़ेगी कोर्ट में तो सारे जो दलील तर्क हैं वो सब भूल जाएगी। जिस तरह करण जौहर ने यहाँ पर बोला कि निम्रत ये बचकांड वगैरह ऐसा कुछ करके वो निम्रत को याद दिला रहा था कि निम्रत तुमने बचकांड बोला था लेकिन तुम भूल गई। तो ये निम्रत खुद को वकील बोलती है, लॉयर बोलती है, लेकिन यहाँ पर लॉयर जैसा तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई भी आर्ग्यूमेंट निम्रत अपने दम पर जीत ही नहीं पाई है। लेकिन इसके बावजूद मेकर्स जो रहते हैं वो कभी कैप्शन सीरियल का ऐसे डालते हैं निम्रत वर्सेस प्रियंका, और कल के एपिसोड में भी निम्रत बदला लेने के लिए है तैयार। तो कल भी इनडायरेक्टली इन लोगों ने प्रियंका वर्सेस निम्रत हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की, जहां पर प्रियंका बहुत अच्छे जाते जाते नेगेटिव जा रही हैं, वहीं निम्रत तो डे बाय डे खुद को एकदम दोगली साबित कर रही हैं। वो खुद को वकील कहती हैं, लॉयर कहती हैं, लेकिन लॉयर वाली एक भी क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। वो अपने ही बोले स्टेटमेंट भूल जाती हैं, सामने वाले से ठीक से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाती हैं। तो ऐसा कौन सा लॉयर होता है भाई? हाँ, लेकिन आप कलर्स की बहू हो तो आप खुद को लॉयर भी बोल सकती हो, कल को आप खुद को इंडिया का प्रेसिडेंट बोल दोगी, आप कुछ भी बोल सकती हो। जैसे प्रियंका, वो आई है अंकित के साथ में, है उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता, लेकिन नहीं हम तो अच्छे दोस्त हैं। अरे ऐसा कौन सा दोस्त होता है भाई जो एक दूसरे को मुंह में खाना खिलाए, 24 घंटे उसका हाथ पकड़ के बैठे रहे, कहीं उसको जाने ना दे? ये दोस्ती नहीं है भाई साहब, ये कुछ और ही यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मेकर्स को अभी ये लोग चाहिए तो इन लोगों को चने के झाड़ पर चढ़ा करके रख दिया है। और इस एपिसोड में कुछ खास चीज़ें हुई नहीं। शालीन और शिव के बीच में एक टकरार देखने को मिली। मन की सफाई वाला जो सेगमेंट चल रहा था वहाँ MC स्टैन ने बोला कि भाई इसकी जो नज़र है ना प्रियंका की, मेरा लॉकेट टूट गए थे, इसकी नज़र जो है बहुत बेकार है। तो प्रियंका वाकई में बहुत ही ज़्यादा छल कपट से भरी एक धूर्त महिला के रूप में निकल के हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन लोगों को ये लोग पसंद आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो चुबीना और अभिनव को ट्रोल करा करते थे कि यार खैराती कपल आ गए, उन्हीं में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे खुद के कुछ सब्सक्राइबर्स जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो खुद रुबीना और अभिनव को ट्रोल किया करते थे, आज वही लोग मुझसे कहते हैं प्लीज DSK अंकित और प्रियंका के बारे में अच्छा बोल दो। मैं क्यों बोल दूं भाई? थूक कर चटना आपकी फितरत होगी, अपनी ये फितरत नहीं है। मैं तब भी मेकर्स के प्रोजेक्टेड कपल्स विनर्स और जो हैशटैग जिसके बारे में ये करण जौहर बोल रहा था कि लव स्टोरी बनाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो ये तेजरन, सिडनाज, अभिनव ये सब क्या था भाई साहब? और लव स्टोरी बनाकर कैसे शो में आगे सस्टेन किया जाता है, सर्वाइव किया जाता है, ये एक्स कंटेस्टेंट भी जानते हैं। जैसे कि केवी द कोबरा, उसने लॉकअप नाम के ऐसे ही रियलिटी शो में अंजलि के साथ एक फेक लव स्टोरी बनाने का एक प्लान बनाया था। तब तो कंगना रनावत बोली थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, शो में ये फेक लव स्टोरी नहीं चलती। लेकिन उसी कंगना ने मुंजली या फिर मुसाइशा बोल करके कामला का हमला वाला करके एक अलग ही लव एंगल वहां क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पर जिस तरह से ये करण जौहर कहें, सलमान या फिर लॉकअप में कंगना, ये इन्हें पता रहता है कि कैसे मेकर्स वहाँ पे स्क्रिप्ट थोप रहे हैं। लेकिन ये जितने भी होस्ट हैं ना, कंगना, सलमान या करण जौहर, ये दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करते नहीं, इनके शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। कभी नेहा भसीन को झाड़ देंगे, कभी कंटेस्टेंट को झाड़ देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नायक पिक्चर का एक सीन, क्योंकि फिल्मों के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नायक पिक्चर में एक सीन है जब अमरीश पुरी गांव में जाता है, वहाँ गांव में लाइट नहीं रहती है, तो अमरीश पुरी बोलता है कि यार ये गांव वाले जो है इन्होंने मुझे वोट दिए हैं, इनको लाइट दो। लेकिन वही अमरीश पुरी धीरे से बोलता है इंजीनियर के कान में, अफसर के कान में, कि 2 दिन लाइट देकर काट देना। तो ऐसे ये मेकर्स हैं, ये खुद बाहर से कंटेस्टेंट को सिखाते हैं कि लव स्टोरी बनाओ, ये करो वो करो। और ये सारी चीज़ें मैं वीक नंबर 1 एंड वीक नंबर 2 के रिव्यूज़ में हाईलाइट कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने कहा था गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कैसे लोग बिग बॉस नहीं, आओ सखी कपल खेलें, टीना उसके शालीन के पीछे, सुम्बुल इन दोनों के पीछे, गौतम इसके पीछे, सौंदर्या कभी स्टैन के पीछे, कभी गौतम के पीछे, कभी शालीन के पीछे, कभी शिव के पीछे, एंड कुछ नहीं मिलता किसी को तो लोग अब्दू को अपना कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे निम्रत, उसको भी पता चल चुका है कि भाई एक बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिस तरह से वो अंग्रेजी में बहुत आर्ग्यूमेंट करती इसे गौतम के साथ, तो जस्ट बिकॉज कि गौतम सौंदर्य के साथ ज़्यादा रहता है, उसका स्पोक पर्सन बन चुका है या गुलाम बन चुका है। सीधा शब्द गुलाम होगा, क्योंकि निम्रत का गुलाम था
था ये गौतम वीक 1 में, लेकिन उसको सौंदर्य ने बाथरूम में कुछ दिखाया होगा, गंदी गलियां, तो वहां पर सौंदर्य का वो दीवाना हो गया, पता नहीं कौन सा रसपान करके वो आया, तब से वो सौंदर्य सौंदर्य ही करे जा रहा है। तो सौंदर्य जो कि एक्चुअली में कैरेक्टरलेस है, लेकिन इस करण जौहर ने सौंदर्य की गलतियां हाईलाइट करने के बजाय, उसका दोगलापन घर वालों के सामने हाईलाइट करने के बजाय उसको कहीं ना कहीं विक्टिमाइज दिखा दिया, गौतम को विलन बना दिया, मान्या को विलन बना दिया। अगर करण जौहर एक फेयर होस्ट है तो उसे अर्चना की क्लिप भी दिखानी थी, उसे निम्रत से भी पूछना था, निम्रत बताओ तुम्हारे सामने सौंदर्य ने शालीन के बारे में क्या बोला था, क्योंकि जब ये शालीन बात कर रहा था इनअप्रोप्रिएट टच और ऐसी कुछ बातें, तो सौंदर्य थूक कर चाट गई, फट से पलट गई, नहीं मैंने ऐसे कभी नहीं बोला, ऐसे कभी नहीं बोला। जबकि ये सारी चीजें आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, लेकिन यहाँ करण जौहर अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। लेकिन यहाँ पर करण जौहर अंधेर नगरी चौपट राजा का जो राजा होता ना, आंख का अंधा नाम नयन सुख वाला फंडा अपना रहा था। खुद ये करण जौहर कितना एक नंबर का वो है, मिसोजिनिस्ट, शोवेनिस्ट, इसने एआईबी पॉडकास्ट में कैसे भद्दे भद्दे जोक मारे थे, महिलाओं का अपमान किया था, वो करण जौहर यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहा था। ये कहीं ना कहीं खुद को अंदर एक फेमिनिस्ट भी बोलता है, लेकिन ऐसा कौन सा फेमिनिस्ट होता भाई जो तुम्हारे शो में क्या करूं हाय कुछ नहीं होता है, और उसके अंदर बीप बीप में बहुत सारे वर्ड जो कि मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो यूट्यूब पर एआईबी पॉडकास्ट के देख लीजिएगा, करण जौहर वाला वीडियो कुछ कुछ होता है वाला, वहाँ पर कैसे उसने बीप बीप उसके ऊपर फिर एफआईआर वगैरह भी हुई थी। तो ये कुछ और नहीं था, वीकेंड का वार यहाँ पर प्रियंका अर्चना इनको ऊपर उठाने की कोशिश थी, शिव को, स्टैन को, गौरी को, इन सबको नीचे गिराने की भर भर के कोशिश की मेकर्स ने, सो दैट इनका कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाए। अब यहाँ मेरे को शिव से एक बात याद आई, शिव के साथ में स्टैन बैठा था, जब ये शिव कह रहा था ना कि यार मेकर्स हमको भी प्रमोट कर दो वीकेंड पर, तो ये एमसी स्टैन बोलता है जो कपल है वो सफल है। मुझे एक बात याद आई, बिग बॉस मराठी सीजन 2, ऑल्दो शिव मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो मैं हाईलाइट करता हूँ, चाहे वो मेरा फेवरेट ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर स्टैन बोलता है कि भाई जो कपल है वो सफल है, उस टाइम पर शिव चुप हो जाता है। तो क्या शिव ने जो बिग बॉस मराठी में वीना के साथ लव लपाटा खेला था, क्या वो एक स्क्रिप्टेड एंगल था, या वहाँ पर शिव ने भी गेम के लिए, क्योंकि गेम के बाद तो ये दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पर शिव जैसे बात कर रहा था ना कि बिग बॉस हमको भी प्रमोट कर दो, या फिर कपल है सफल है, तो कहीं ना कहीं शिव भी अच्छे से जानता है, लेकिन मुंह पर वो बोल नहीं रहा है। अब कई सारे शिव ठाकरे फैंस ये चीज़ हाईलाइट करेंगे कि डीएसके तुम तो शिव को पसंद करते हो। भाई मैं पसंद सबको करता हूँ, पसंद तो सबको अपने बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चों की पॉटी वाला जो रहता है डायपर वो आप खा नहीं लेते हो। तो जो चीज़ मेरे को दिखती है उसे मैं देखकर अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। शिव ने यहाँ पर हालांकि अच्छा जा रहा है, वो प्रियंका और इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन ये जो लव लपाटे या फेक लव एंगल की जो बात है, तो ये तो यार बिग बॉस मराठी सीजन 2 में शिव ने भी किया था, ऑल्दो वहाँ मैंने उसको सपोर्ट भी करा था, वो जीता भी, लेकिन जो चीज़ गलत है मेरी नज़र में उसे तो मैं हाईलाइट करूंगा ही करूंगा। ये चीज़ मैं कोई पहली बार क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने बिग बॉस मराठी सीजन 2 के मेरे रिव्यू देखे हैं तो वहाँ पर भी वीना एंड शिव की लव स्टोरी को मैं क्रिंजी बोलता था। वहाँ पर मुझे ये वीना एंड शिव का लिपटना चिपकना मुझे कभी पसंद नहीं आया था। वैसे यहाँ पर प्रियंका का दोगलापन भी मेकर्स को, करण जौहर को हाईलाइट करना था, क्योंकि इस प्रियंका ने बार बार कहा था कि शिव की वजह से हम अलग हो गए, शिव की वजह से हम अलग हो गए। यही प्रियंका गौतम से लड़ रही थी कि तूने कैप्टनसी टास्क में अनफेयर वर्डिक्ट दिया है, तो यहाँ पर क्या करण जौहर को ये चीज़ पूछनी नहीं चाहिए थी इससे प्रियंका से? प्रियंका एक तरफ तुम कह रहे थे कि शिव ने हमें अलग कर दिया, वहीं दूसरी तरफ तुम गौतम से लड़ रही थी कि तूने मुझे कैप्टन नहीं बनने दिया, वहीं तुम शिव से बोल रही थी कि तू साजिश करके चालाकी करके कैप्टन बन गया। कौन सी चालाकी? अगर आप कैप्टन बनती तो ऑब्वियसली आप अंकित से अलग हो जाती, बिकॉज आप कैप्टन रूम में जाकर के सोती, तब आप किसको ब्लेम करती कि किसी वजह से अंकित और आप अलग हो गए? ये जो पॉइंट है ये करण जौहर को हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन करण जौहर ने हाईलाइट नहीं करा। लेकिन ये जो कमेंट है ये हमें हमारे ही जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हाईलाइट करके दिया है। तो ये ऐसे जो अतरंगी पॉइंट होते हैं ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अगर आपको ऐसे पॉइंट्स दिख जाया करें तो प्लीज़ हाईलाइट किया करें। मैं आपका जो कमेंट है उसे हाईलाइट डेफिनेटली किया करूंगा, जैसे ये वाला कमेंट में हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये सारे पॉइंट्स करण जौहर को हाईलाइट करने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसे कोई पॉइंट हाईलाइट नहीं किया। वो तो पिंक सिटी वाली पिंक ड्रेस पहन करके पिंकावती बन करके आ गया था। इस पिंकावती से होस्टिंग करवा करके मेकर्स हमें एक चीज़ का एहसास करवाना चाहते थे, और वो चीज़ ये है कि हम कितना ही ट्रोल कर लें इसको, सलमान खान को, बट व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग बिग बॉस सलमान का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मैं सलमान को कितना भी सुनाऊं, लेकिन अगर मैं करण जौहर की होस्टिंग देखता हूं तो फिर मुझे बार बार सलमान की याद आने लगती है कि यार सलमान होता तो, हालांकि वो भी मेकर्स के स्क्रिप्टेड ड्रामे को ही आगे बढ़ाता, लेकिन जिस ओवर एक्टिंग और जिस लाउड तरीके से करण जौहर वहां पर अपनी ही मर्जी चला रहा था, सलमान ऐसा नहीं करता। सलमान थोड़ा डिसेंट वे में और वर्बेटिम अंदाज में सुनने के लिए काफ़ी स्लो अंदाज में सलमान होस्ट करता है। तो करण जौहर की होस्टिंग देख करके मैंने सलमान खान को बहुत ज़्यादा मिस किया। एनीवे, इस नोट पर मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। आंख के अंधे नाम नयन सुख वाला जो तेवर था इसका, करण जौहर का, इसके बारे में, सौंदर्य की हिपोक्रेसी, प्रियंका अर्चना को जिस तरह से मेकर्स ऊपर उठा रहे हैं, और निम्रत जो कि खुद को लॉयर बोलती हैं, वकील बोलती हैं, लेकिन किसी भी आर्ग्यूमेंट में हमें दिखाई नहीं कि उन्होंने वकालत पढ़ी होगी, क्योंकि उनके कोई भी आर्ग्यूमेंट होते
ही नहीं है लॉजिक से भरे, वहाँ पर वो तुरंत रोना धोना शुरू कर देती हैं और गजनी मोड उनका ऑन हो जाता है। वो मतलब उनके सामने बड़ी बड़ी बातें हुई हैं लेकिन वो सिरे से भूल जाती हैं। तो इन तमाम बातों के बारे में आप कमेंट करें आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए भाई, लाइक पर लाइक कीजिए एंड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।